નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, માય ટીવી ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું પાર્થ ભટ્ટ. આપણે વાત કરવાની છે 1990 ની. 1990માં કહી શકાય કે જે જાન્યુઆરીમાં જ્યારે આપણે એક નવા વર્ષની શરૂઆત કરીએ છીએ નવા વિચારો સાથે, પરંતુ કાશ્મીરી પંડિતો માટે એ જાન્યુઆરી કદાચ ખરાબ સાબિત થઈ છે અને અત્યાર સુધી પણ તે કાશ્મીરી પંડિતો લડી રહ્યા છે. તો આ જે દરેક બાબત છે તેની માટે મારી સાથે જોડાઈ ચુક્યા છે યોગી દેવનાથ, જે હિન્દુ વાહિનીથી આવેલા છે અને તે આગેવાન પણ છે, સાથે ટીટો ગુંજુ જે એડિટર પણ છે, जिनकी साथे बात करीशू. तो टीटू गंजू जी, आप मुझे बताइए कि किस तरह सा वाकया हुआ था 1990 में, जनवरी में. 1990 में 19 जनवरी को हर मस्जिद से, कश्मीर की हर मस्जिद से ऐलान हुए कि भाई कश्मीरी जो वहाँ हिंदू हैं, जिनको वहाँ पे कश्मीरी पंडित कहा जाता है, उन कश्मीरी पंडितों को कहा, धमकाया गया कि आप ये कश्मीर छोड़ दे. नारे लगे, यहाँ क्या चलेगा निजाम मुस्तफा. नारे लगे, ए काफिरो कश्मीर हमारा छोड़ दो. तो उसके बाद लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे उतर आए. इन्हीं नारों को जो मस्जिदों से शुरू हुई वही नारे दोहराते गए. दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके साथ साझा करना चाहूंगा. एस्टिमेटेड है 10 से 15 लोग सड़कों पे आ गए. 10 से 15 लोग जब सड़कों पे आते हैं तो ये कोई साधारण घटना नहीं है जी. ये ऐसा प्रिपरेशन नहीं हुई हो, यानी पहले से प्रिपरेशन तो उसकी थी, ऐसा हम बोल भी सकते हैं सर जी. ऐसा लगता है कि ये जी. इस पे जब इतने इस तादाद में लोग बाहर आते हैं और लोग जो वहां की बहुसंख्य जो कम्युनिटी थी वो सब बाहर सड़कों पे थे. विचित्र बात है कि उस रात को वहां पे कोई चोरी नहीं हुई. उस रात को वहां बिजली बंद नहीं हुई. अगर बिजली बंद कर देते तो माइकों से आवाज आनी बंद हो जाती, वो नहीं की गई. ये 19, जब हम जेनोसाइड की बात करते हैं, जेनोसाइड में कहा जाता है कि 8 स्टेजेस होती हैं जी. तो ये 7वीं स्टेज होती है एक्सटर्मिनेशन की. ये उस दिन कंप्लीट हुई. उससे पहले भी काफी सारे नामचीन लोगों को मारा गया था जो कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू थे, जिनमें प्रमुख थे टिकलाल टपलू जी, वो वाइस प्रेसिडेंट थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको शहीद किया गया. नीलकंठ गंजू जी जज थे, उनको मारा गया. तो इसी तरीके से ये श्रृंखला चल रही थी. मारना शुरू कर दिया था, बट ये जो 19 जनवरी की रात थी ये कुछ अजीब ही घटना थी. और मेरा जाती मानना है कि ये पॉसिबल ही नहीं था जब तक प्रिपरेशन नहीं हुई जी. यानी तो उसके बाद पलायन शुरू हुआ जी. उनका तरीका सिंपल था, एक को मारो 100 को डराओ. जब आप प्रमुख लोगों को हिट करते हो, विक्टिम बनाते हो, तो बाकी खुद ब खुद ही निकल जाते हो. उसमें उस पीरियड में अखबारों में एडवर्टीजमेंट निकली कि भाई 10 दिन में 5 दिन में निकल जाओ. मस्जिदों में हिट लिस्ट निकलते थे. तो फिर जब मस्जिदों से ही डायरेक्ट ऐलाना हुआ तो उसके बाद से ही 19 जनवरी की रात एक्सोडस हमारा शुरू हुआ जी. तो जिस तरह से टिटो जी पहले भी बात की जाए, हमारे साथ अभी तो योगेश चुटगर भी जुड़ चुके हैं. योगेश चुटगर राजकीय विश्लेषक है जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं. लेकिन टिटो जी हमें वो बात बताइए कि जो वहां पे जो पहले तो बोला जाए कि हर एक माइक पे वहां पे अनाउंस हुआ, वो सब भी हुआ, यानी पथराव भी हुए थे, पत्थरबाजी भी वहां पे हो गई थी. लेकिन जो बर्बरता वहां की जो महिलाओं के साथ की जा रही थी, क्या वहां पे भी
वो सरकार या तो वहाँ की जो स्थानिक वहाँ के पुलिस बोलती है, पुलिस ने कुछ एक्शन नहीं लिया था क्या? नहीं, बिल्कुल कोई एक्शन हुई ही नहीं। आप अंदाजा लगाए 10 से 15 लाख लोग जब सड़कों पे आ जाए ना, पुलिस एक्शन इम्पॉसिबल होती है और वहां का तंत्र टोटल कोलैप्स था जी। इसको जब हम 1990 के इसमें देखते हैं, हमें इम्पोर्टेंटली वो अधूरा चेहरा है इसका। ये एक श्रृंखला है जो 700 सालों से चली आ रही है। ये 7वां पलायन था, 7वां एग्जॉडस था। इससे पहले 7 हो चुके हैं जी। बट 1980 में भी एक माहौल बदलने का रुख हुआ बताया जा रहा है। अफगानिस्तान में चढ़ाई सब वाकया उसके बाद हुआ था, यानी कि कहा जाए 1980 में भी ये सब वाकया हुआ था, थोड़ा बहुत वो भी मान सकते हैं। नहीं, जब इसकी जो शुरुआत हुई वो 1931 में शुरू हुई, 1931 में। जब 1931 में जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनी, वो महाराजा के खिलाफ उन्होंने वहां बगावत शुरू की, महाराजा हरि सिंह के खिलाफ। पहला जो वहां पे लूट खसूट हुई थी वो उसी टाइम से उस टाइम शुरू हुई। वही मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम लिया, जिसके लीडर थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पिता है। तो ये सिलसिलेवार जो है ये 1931 से शुरू हुआ है, ये आज का नहीं था। उसके बाद जब महाराजा ने विलय किया जम्मू कश्मीर का भारत के साथ, वो उसी एक्सेशन की ट्रीटी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से हुआ जो बाकी राज्यों ने किया, जो प्रिंसली स्टेट्स थी इंडिया की, वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इन्होंने साइन किया। हमारी समझ के बाहर ये एक बात है कि इंडिया ने एक स्पेशल स्टेटस कैसे ग्रांट किया। जब आप आर्टिकल 370 की बात करते हैं, आर्टिकल 35A की बात करते हैं, तो ये स्पेशल स्टेटस किस बात का दिया गया? इसमें स्पेशल स्टेटस देने की वजह से आपने एक सेकुलर कंट्री को, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, एक सेकुलर स्टेट के अंदर एक मुस्लिम राज्य स्थापित किया। अगर आप जब से आर्टिकल 370 से लेके इसके एब्रोगेशन तक या न्यूट्रलाइजेशन तक देखेंगे, तो आपने एक पाकिस्तान को टू नेशन थियरी के एक्सटेंशन 370 था, आपने उसको एक्सेप्ट कैसे किया और आपने एक पाकिस्तान कैसे बनने दिया विद इन रिपब्लिक ऑफ इंडिया? तो हमारी शुरू से ही 1990 जब हमारा यहां विस्थापन हुआ, तो सबसे पहली जो डिमांड रही, क्योंकि उस टाइम वहां पे लोग सिर्फ जो कपड़े पहने हुए थे वही पहन के निकले, तो यहां आके टेंटों में रहना पड़ा। वो भी एक सहायता समिति बनाई गई अपने ही वॉलंटियर्स ने। टेंटों में से भी निकाला गया था, ऐसा भी सुनने में आया था कि काफी कश्मीरी पंडितों को टेंटों में से भी निकाला गया था। नहीं, वहां से जब निकले हम, यहाँ जब जम्मू आए, तो यहाँ पे एक सहायता समिति, एक यंग वॉलंटियर्स की बनी, जिन्होंने बाकी देश के ऑर्गेनाइजेशन से बात करके यहाँ पे टेंट्स वगैरह स्थापित किए। जी। तो आप हैरान होंगे कि जब टेंट स्थापित हुए, शाम की रोटी के बारे में किसी को अंदाजा पता नहीं था कि रात को रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। पहली जो डिमांड थी वो थी एजुकेशन, हमारे बच्चों को स्कूल, ये पहली डिमांड थी। बाकी बात आगे हम चर्चा करेंगे इस विषय पे। तो जब वहां से विलय हुआ, अब ये समझ लीजिए कि हम बार बार पाकिस्तान की बात करें, इसमें दो राय नहीं है कि पाकिस्तान एडेड एंड अबेटेड दिस जेनोसाइड ऑफ कश्मीरी हिंदूज इन कश्मीर। इंपॉर्टेंटली ये भी देखना है पहले इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है। ये लड़ाई की लड़ाई, ये जगह की, जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये संस्कृति की जंग है जो 700 सालों से चली आ रही थी, जिसका फ्रंटल जिनका टारगेट था वो हिंदूज ऑफ कश्मीर रहे हैं, शुरू से ही रहे हैं। बात आपने सुना होगा गजवे हिंद का। जब बात गजवे हिंद की बात कर रहे हैं कि टोटल इंडिया को इस्लामाइज करना है, बट वास्तविकता में वो बेसिकली हिमालयाज को इस्लामाइज करना चाहते हैं। हिमालयाज अगर इस्लामाइज हो गए तो हिंदू संस्कृति का जो फोक है वो इस्लामाइज हो जाता है। ये एक प्रक्रिया है डिसंस्कृताइज करने का इंडिया को। और
जो ही इनका काफी सालों से, काफी सदियों से ये कोशिश रही है कि हिमालयाज को कैप्चर करके इस्लामाइज करने की। वो जो ये कुर्बानियों की शुरुआत हुई गुरु तेग बहादुर जी से। आप अंदाजा लगाएं, जब कश्मीर की बात हम करते हैं उस टाइम जवाहर टनल नहीं थी। जब कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास गए थे, जवाहर टनल नहीं थी, सड़क नहीं थी। हिमालय से घिरा हुआ एक इलाका था। औरंगजेब ने तबाही पंजाब में भी की थी, तबाही हरियाणा में भी की थी, तबाही आसपास के इलाकों में भी गई थी। ये क्या बात थी कि कश्मीरी हिंदुओं को समझ थी कि किसके पास जाना है। उनको ये आइडिया था कि उदय हुआ है किसी का। वो वहां जाते हैं, उनसे फरियाद करते हैं, तो वो वहां पे जब भी जो भी उनकी वार्ता हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण वार्ता रही होगी, क्योंकि ये सिविलाइजेशन कंटिन्यूटी की वार्ता थी। सिविलाइजेशन जिसने कंटिन्यूटी में चली, वही उसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बनता है। वो वहां पे उनको कहते हैं कि किसी महापुरुष की बलि देनी होगी। तो गुरु गोविंद सिंह बहुत छोटे थे, 9 साल के थे। वो कहते हैं आपसे बड़ा कौन है। उन्होंने वहां बलिदान दिया, गुरु तेग बहादुर जी। अब आप बहुत इंपॉर्टेंटली समझ लीजिए, गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के बाद कश्मीरी हिंदुओं की जो कंडीशन थी बेटर नहीं हुई। उसके बाद भी 200 साल वो जेलते रहे, जब तक महाराजा रंजीत सिंह आए जी। तो इमीडिएटली वो क्या मतलब यहां से कृपाराम जी जाते हैं, वहां उनसे मिलते हैं, उसके बाद ये फैसले होते हैं। तो इसका जो संदर्भ है, ये सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी के साथ है। ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस है। एक असुरी सिविलाइजेशन आपके संस्कृत सिविलाइजेशन को टेक ओवर करना चाहती है। आप अगर हिस्ट्री भी देखेंगे, जहां जहां इन्होंने इस्लामिक फोर्सेस ने, इस्लामिस्ट ने अटैक किया है, चाहे वो इराक पर्शियन सिविलाइजेशन हो, चाहे वो बाइजेंटाइन सिविलाइजेशन हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट के बाद अफ्रीका भी हो। 35 साल लगे ईरान को खत्म होने में, पर्शियन सिविलाइजेशन ही खत्म कर दी इन्होंने, खत्म कर दिया। वो तो है। बाइजेंटाइन अंपायर को 12 साल लगे खत्म होने में। ऐसा क्या है कि अभी तक ये हमें खत्म नहीं कर सकते? वो है। और धीरे धीरे उन इस्लामिक कंट्रीज भी धीरे धीरे बढ़ती गई उसके बाद, वो भी हम कह सकते हैं सर जी। तो योगी देवनाथ, आप क्या बोलेंगे, जिस तरह से सिविलाइजेशन के ऊपर जिस तरह से खतरा मंडरा रहा है, वैसे कश्मीर पे तो मंडरा ही रहा था, लेकिन जिस तरह से सरकार ने 370 और 35 के ऊपर जो अभी उन्होंने एक्शन लिया, उसके बाद अभी वो भी खतरा कम हो गया। लेकिन इंडिया में तो बहुत सालों से चल रहा है, जिस तरह से टिटो गंजू जी ने बात की उस हिसाब से। तो योगी देवनाथ जी, आप हिंदू भाई निसी से, तो आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, नमस्कार। टिटो जी ने जो कहा, मतलब कश्मीर की बहुत सारी कहानी बताई अच्छी, लेकिन जहां तक हम जानते हैं, जो हमारे संज्ञान में जो बातें आई है, हमने जो कहानियां पढ़ी है, पहले से 700 सालों से जो चल रहा तो चलता था, लेकिन उसके अंदर जो पेट्रोल डालने का काम किया, मुझे लगता है नेहरू जी द्वारा प्रारंभ हुआ। और नेहरू जी कश्मीर को यूनियन में लेके गए और फिर ये पंगे खड़े किए। और ये अब्दुल्ला इनको महत्व देने वाले नेहरू जी हैं। नेहरू ने अगर इनको ये महत्व नहीं दिए होते तो मुझे लगता है कि कश्मीरी पंडितों के ये हाल नहीं हुए होते। नंबर दूसरा, 1990 की जहां तक की बात है, 1990 के अंदर उस दृश्य को हमने भी देखा है। वो दृश्य मैं भी देखने वाला हूं। मैं भी कश्मीर में था। ये जब हर मस्जिद, हर मदरसे से अलाउंस हो रहे थे, काफिरों कश्मीर छोड़ो, ये हमने भी देखा है जी। मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा, अगर कोई दोषी है और पापी है, ये सबसे बड़ा अगर पाप किया है तो इस देश के अंदर 60 साल तक राज करने वाली कांग्रेस का ही है। कांग्रेस के मुफ्ती केंद्र में गृह मंत्री थे। अगर वो रोकना चाहते तो वो रुक सकता था, लेकिन उन्होंने प्लानिंग द्वारा एक रचना की हुई थी कि कश्मीरी पंडितों को कैसे भगाना है। तो कांग्रेस का सबसे बड़ा इसके अंदर मैं हाथ मानता हूं। और मैंने ऐसे दृश्य देखे हैं, हम उस दृश्य की अगर बात करना चाहें तो हमारे आंखों में खून आए।
जी बिल्कुल बिल्कुल, वो जो दृश्य अभी भी कई अपने हमारे रोंगड़े खड़े हो जाते हैं। वो भी है कि हमारे रोंगड़े भी खड़े हो जाते हैं। जिस तरह से अगर बात की जाए कि वहां की जो सदियों से जो कश्मीर में रहने वाला कश्मीरी पंडित आज दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसके अपने ही देश में उसको निकाला दिया गया। इससे बड़ा पाप इस देश के अंदर क्या हो सकता है, और इस पृथ्वी के अंदर इससे बड़ा पाप क्या कोई नहीं हो सकता कि अपने ही देश में दर दर की ठोकरें खा के और खाना खाना पड़ रहा है। और इसका सबसे बड़ा अगर कोई पापी है तो मैं सबसे पापी मानता हूं बड़ा, वो है कांग्रेस। जी, तो योगेश चुड़गर की आपने दोनों की बात भी सुनी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कश्मीर में जब भारत में विलय होने के लिए राजा हरि सिंह ने पहले तो ना बोल दी कि नहीं, हमारा तो हम स्वतंत्र कंट्री बनाएंगे, वहीं से ये स्टोरी शुरू होती है। जब पूरे भारत में 365 स्टेट्स थे, वो भारत में विलय हो गए और सरदार पटेल ने जो मेहनत किया उसमें हरि सिंह ने ना बोला। बाद में जब पाकिस्तान ने उसके पर हमला किया तब हरि सिंह ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, चलो मुझे हेल्प करो, इंडिया में मैं आता हूं। उसी टाइम पर जब सरदार पटेल ने बोला कि इसके साथ हमको पाकिस्तान के लश्कर के साथ हमारा लश्कर के भेजना पड़ेगा, अब हमारी सेना भी भेजनी पड़ेगी, तब नेहरू जी ने बोला नहीं, ये हम तो ऐसे है वैसे है, हिंसा में मारने वाले, ऐसा करके वो जो सबसे बड़ी गलती की। यदि सरदार पटेल को उसको आजादी दी हो गई होती तो आज कश्मीर हमारे हाथ में होता और पीओके जो अभी है वो भी नहीं होता, पूरा कश्मीर जम्मू सब हमारे हाथ में होता। लेकिन ये पंडित नेहरू ने जो भी किया वो न जाने क्या हुआ, क्योंकि मैं मानता हूं कि नेहरू भले ही हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन सत्याग्रह और अहिंसा की बात करने वाले अंग्रेजों के सामने जो हमने आजादी की मूवमेंट चलाई वो अलग बात थी, और अभी पाकिस्तान के साथ काम करना अलग बात थी। तो पंडित नेहरू ये बात समझ नहीं सके, और इसमें जैसे टिटो गांगुली ने बोला कि ये जमीन की सवाल नहीं था, ये संस्कृति के पर अपने पर हमला हुआ था, और हमारा कश्मीर उसी टाइम पर यूनो में ले गए तब से। और 370 की जो थी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं, लेकिन जब अब्दुल्ला ने बोला कि भी ये हमें चाहिए, तब पंडित जी ने ना बोलनी चाहिए थी कि ये पूरे देश एक है, पूरा हमारा हिंदुस्तान एक है, उसमें अलग अलग कलम नहीं होनी चाहिए। तो भी पंडित जी ने बोला कि चलो चलो अम्बेडकर के पास जाए, अम्बेडकर ने ना बोल दी, फिर सरदार पटेल को मनाया, कैसे करके जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ऐसी 370 की आइटम उसमें डाल दी। तब से ये हमारी गलती और गलती होने लगी, और हमने उसमें कुछ किया नहीं। 60 साल तक तो हम भुगतते रहे सर। हाँ, तो ये सिलसिला जो चला, और उसमें फिर 15 जनवरी को जो 19 जनवरी को हुआ वो टिटो गंजू जी ने ठीक से बताया, लेकिन हर मस्जिद हर कोई भी जगह पर लाउड स्पीकर से बोला गया कि भाई हर हिंदू पंडित यहाँ से निकले जाए और ये देश छोड़ देवे। तब अब्दुल्ला का राज था और कांग्रेस की गवर्नमेंट दिल्ली में थी, इन लोगों ने कुछ किया नहीं। तो इस तरह से हमारा जो ये गलती पे गलती कांग्रेस ने किया, और 60 साल तक ये गलती करते रहे, और मुस्लिमों के ऊपर मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं पर जो जुल्म होने लगे थे वो हमने बार बार देखे हैं। मैं तो अहमदाबाद में रहता हूँ, मैंने अहमदाबाद में भी देखा है, और अभी भी ये जो कश्मीर का प्रश्न है वो माननीय नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह ने जो सुध-बुध से सुलझाया गया, उससे जो अभी फर्क पड़ा है, हमने जो सुना है वहाँ कश्मीर में अभी एकदम शांति हो गई है। आतंकवादियों का जो सिलसिला होता था अभी बहुत बहुत कम हो गया है। और लेकिन हालांकि बात की जाए तो नरेंद्र मोदी सरकार ने 2015 में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वसन के लिए 2000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी। उसका क्या हुआ, तो उसके बारे में अगर टिटो जी को पूछा जाए तो अच्छा है
कि टिटोजी जो 2015 में 2000 करोड़ के लिए पुनर्वसन के लिए बोला गया था टिटोजी, तो वो बात भी है, तो आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? क्या वहां पे पुनर्वसन हो रहा है कि सिर्फ बातें ही हो रही है? सर नहीं, पुनर्वासन कोई नहीं हो रहा है और जिस तरीके की बातें की जा रही हैं पुनर्वास को लेके वो भी विवादित है, क्योंकि हमारी बहुत क्लियर स्पष्ट मांग है कि नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ जहलम को कार्व आउट किया जाए हिंदुओं के लिए, राष्ट्रवादी जो सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी को मानते हैं उन लोगों के लिए। मैं बताऊं आपको, 700 साल में जो ये पलायन हुए हैं, आप 700 साल में जितने भी सर्वस्वत ब्राह्मण आपके पूरे देश में इंडिया में पाए जाते हैं वो ओरिजिन कश्मीर से, वो चाहे गुजरात में, वो चाहे बट में से बट हुए हैं, वो भी आप भी आपको लेके बात कर रहा है। महाराष्ट्र, बंगाल और अपना साउथ तमिलनाडु के जो ब्राह्मण हैं, ये सभी पलायन करके ही निकले हैं और हमारी मांग बहुत स्पष्ट है। अब जब भी वापस जाना है, ये जो 700 साल का जो पलायन हुआ इसको रिवर्स करना है जी। और आपको एक जियो पॉलिटिकल फुट होल्ड इंडिया को बनाना पड़ेगा वहां पे, जो इंडियन सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी को एस्टैब्लिश करे। हम कहते हैं इसको, ये विष्णु अवतार का, वामन अवतार का पहला पाद होगा। जी 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 जी। जब तक इस तरीके की व्यवस्था नहीं बनती है, आपको मेरा आग्रह सरकार से आपके माध्यम से भी यही है कि जब तक ना आप नेशनलिस्टिक फोर्सेस को कंसोलिडेट करोगे, आप कश्मीर को कंप्लीटली वापस नहीं ले पाओगे। पाकिस्तान साथ में है, हमें सबको अच्छे तरीके से पता है वो किस तरीके से एड एंड अबेट कर रहा है। दूसरे फोर्सेस जो है, जो गजवा हिंद को मानते हैं, वो अपना एक रोल कर रहे हैं। यहां पे इशू हमारी जो 70 साल से व्यवस्था चलती है, जिसमें 60 साल कांग्रेस की सरकार रही। मैं आपको बताऊं, ये खाली कांग्रेस की बात नहीं है, हर सरकार ने यही किया है। हर सरकार मेरा मानना है यही गलती दोहरा रहा है। जी जी, यही गलती दोहरा रहा है। उनको पता है कि ये करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, तो भी मैं बता रहा हूं आपको, जब 1990 की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम कांग्रेस की सरकार नहीं थी, उस टाइम सरकार जनता दल की थी। मुफ्ती मोहम्मद सैयद जनता दल का होम मिनिस्टर था। जी जी जी, ये समझे आप। उसके बाद कांग्रेस का जब पलायन होता है, आप समझे, जेनोसाइड हुआ है, जो मानते हैं कि जेनोसाइड हुआ, जेनोसाइड के जो वहां से निकले उनको जेनोसाइड विक्टिम्स नहीं कहा जाता है, उनको इंटरनली डिस्प्लेस्ड नहीं कहा जाता है, उनको माइग्रेंट्स कहा गया। माइग्रेंट मतलब जो मर्जी से निकले। तो ये डिनायल ऑफ जेनोसाइड है। उसके बाद आप सीरीज में देखेंगे कितने डिनायल्स हुए हैं। आपकी राष्ट्र सरकार, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ इंडिया, अभी जब तक JKLF को बैन नहीं किया गया तब तक डिनायल मोड में है। वो कैटेगोरिकली इस जेनोसाइड को डिनाई करती है और डिनायल का एस्टैब्लिश्ड स्टडीज कहती हैं एक जगह डिनायल अगर होता, जेनोसाइड का डिनायल होगा, वो रेप्लिकेट करेगा। आज आप देखें, वो जेनोसाइड आपने डिनाई कर दिया, आप मल्टीपल जगहों पे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जेनोसाइड अगेंस्ट हिंदूज इंडिया में देख रहे हो, चाहे वो केरला हो, वो बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, इवन पॉकेट्स ऑफ गुजरात हो, आपका नॉर्थ ईस्ट है। तो जेनोसाइड को जब तक आप एड्रेस नहीं करोगे, आपने जब JKLF को बैन किया, आपने बहुत साफ तरीके से कहा जी ये जेनोसाइड में इन्वॉल्व थे, बट आप हैरान होंगे वहां पे जितने कत्ल हुए हैं, जितने रेप्स हुए हैं, जितने आर्सन, लूट, प्रॉपर्टी एनक्रोचमेंट्स हुई हैं, किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। यानी जेन्युइन जो कार्यवाही वहां पे होना चाहिए वो कार्रवाई नहीं। आपको, आपकी सरकार को, न राष्ट्र की सरकार को, न स्टेट की सरकार को यह पता है कि कितने लोग वहां मारे गए। डिफरेंट फिगर हो गया। वहां पे तख्त पे क्या हुआ है, वो तख्त पे तो किसको नहीं पता सर। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू पे जाना चाहता हूँ। 90 में पलायन हुआ, कंप्लीट पलायन हुआ, हिंदू सब निकल गए। 90 से लेके 93 तक 22,000 से लेके 23,000 लोग मरे हैं जिनकी डेथ हुई है, जो स्नेक बाइट से, सनस्ट्रोक से, क्योंकि हैबिटेट डिफरेंट था, ठंडा इलाका था,
गर्म इलाके में आ गए, वो शॉक, सबसे बड़ा शॉक। उसके अलावा जो बाकी जो बचे हैं, स्ट्रेस डायबिटीज बहुत प्रेवलेंट हो गया है। जो बीमारी नॉर्मल सिचुएशन में 70 साल में होनी चाहिए थी, वो आज 40 और 45 के बीच में हो रही है। तो ये कंटिन्यूएशन ऑफ जेनोसाइड जो है, वो डिनायल ऑफ जेनोसाइड है। इसमें खाली हम कांग्रेस का नहीं बता रहे, आप देखें नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही बढ़िया, मतलब प्रशंसनीय काम किया, कोई नहीं कर सकता था। मैं कहता हूं इवन सरदार पटेल नहीं कर पाए अपने टाइम पे जो मोदी जी ने किया, जो अमित शाह जी ने किया। 370 को न्यूट्रलाइज कर दिया, 370 न्यूट्रलाइज हो गया है, 35 से खत्म हो गया है। मगर उसके बाद डोमिसाइल लाया, ये समझ किसी को नहीं आई। आपने एक रास्ता बंद कर दिया, दूसरा खोल दिया कि अब जो 15 साल यहां रहा होगा वही डोमिसाइल होगा। तो ये जो आप देखें कि स्टेट अजीब तरीके से फंक्शन कर रहा है, जो समझ में नहीं आ रहा। हमने अभी रिसेंटली एक बिल प्रपोज की थी, पनन कश्मीर एक ऑर्गेनाइजेशन है, कश्मीर बिल के बारे में बात करें, वो बिल का आपने जो प्रपोज की थी उसका भी क्या हुआ है? मैं वही बता रहा हूं आपको। देखें 1948 में जेनोसाइड कन्वेंशन होता है यूनाइटेड नेशंस में। इंडिया वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स है उस कन्वेंशन का प्रपोज करने में, इंडिया ने साइन किया था। 1959 27 अगस्त को जेनोसाइड कन्वेंशन पार्लियामेंट रेटिफाई करता है। रेटिफाई के बाद इनको एक लॉ बनाना था जेनोसाइड को प्रिवेंट करने के लिए, आज तक नहीं बना। हमने अब प्रपोज किया, जब जेकेएलएफ को, पहले तो ये जेनोसाइड मानते ही नहीं थे। आप हैरान होंगे, नेशनल जो हमारा एनएचआरसी है, ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पे जब अपील की गई थी, उन्होंने कहा ये एथनिक क्लींजिंग है एकिन टू जेनोसाइड, ये जेनोसाइड जैसा है। जेनोसाइड जैसा क्या मतलब है? या जेनोसाइड है या नहीं है? नहीं है जी, बिल्कुल दो तरफ नहीं होना चाहिए जी। वो सर, आप एक ही सांस में कह रहे जेनोसाइड है, साथ ही कह रहे नहीं भी है जी। तो अब जब जेकेएलएफ को इन्होंने बैन करा, इसमें साफ कहा गया कि भाई इनको कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड में इनका हाथ था, इसलिए बैन किया जा रहा है। अब इन एब्सेंस ऑफ लॉ आप उन पे एक्शन नहीं ले पाओगे, आप दूसरी जगह प्रिवेंट नहीं कर पाओगे। और उससे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा कि ये जो जेनोसाइड कन्वेंशन है, अभी 2007 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसकी ज्यूरिस्डिक्शन, ज्योग्राफिकल ज्यूरिस्डिक्शन एक्सटेंड की है। सर्बनिका केस में उन्होंने साइबेरिया को रिस्पॉन्सिबल माना कि वो फेल हुआ जेनोसाइड प्रिवेंट करने में। अगर ये जो बिल हमने प्रपोज की है, गवर्नमेंट इसको अडॉप्ट, पार्लियामेंट इसको अडॉप्ट करके एक्ट बनाता है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उनको आज से 60 साल पहले करना चाहिए था, आज तक नहीं किया, अब करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका रोल बनता है, जो पाकिस्तान में हिंदू है, जो उनके साथ जेनोसाइड हुआ, उसको बचाने का। आपका रोल बनता है बांग्लादेश में जो जेनोसाइड हुआ है, हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, उसको रोकने का। आप देखें भारतवर्ष जो है, यहां पे 100 से ऊपर क्रिश्चियन देश है, यहां से 66-67 मुस्लिम मुल्क है। हिंदुओं का आ जाके हम सेकुलर कहें अपने आप को, बट भारत ही एक देश है जिसको हम कह सकते हैं कि क्योंकि मेजॉरिटी हिंदुओं की है, तो ये बनता है। तो भारत पे दायित्व भी है, भारत पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हिंदुओं की रक्षा करे जहां कहीं भी है। सीएए इन्होंने लाया, हमने उसका वेलकम किया, बनता था। बट अब आप देखते हैं कि आप अपने ही मुल्क में हिंदुओं का जेनोसाइड रोक नहीं पा रहे, तो क्या अपेक्षा की करेगा बाकी पाकिस्तान का हिंदू या बांग्लादेश का हिंदू? बिल्कुल, ये यानी कि दोहरी बात बोली जा रही है जेनोसाइड के ऊपर, कि पे कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। पहले तो यानी उस कंफ्यूजन को पहले तो दूर करो, यानी जेनोसाइड के लिए। जी बिल्कुल। तो आज की हमारी चर्चा यही तो हम स्थगित करते हैं, क्योंकि हमारा समय भी अभी बहुत कम है। तो योगेश चुड़ीकर की आपने पूरी बात भी सुनी, तो आप क्या कहना चाहोगे कश्मीरी पंडितों के बारे में? उनकी पलायन हो गई है 2015 में, उनको वहां पे पुनर्वसन के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत सारे पैसे भी खर्च किए थे, लेकिन अभी तक उनका पुनर्वसन नहीं हुआ। जिस तरह से बिल की बात की टिटो गुंजू जी ने, कि उन्होंने जो जेनोसाइड की बात की, जेनोसाइड है कि नहीं है, उस
के बीच में खड़े हैं कश्मीरी पंडित। तो क्या वो बिल के लिए क्या सरकार आगे सोचेगी? सिर्फ मैं पार्थी एक बात कहूंगा, जेनोसाइड एक्सेप्ट रिकॉग्नाइज हो चुका हुआ है, लेकिन सोचेंगे क्या? उसमें अभी संशोधन तो करना पड़ेगा ना सर, मैं वही बोल रहा हूँ। जो उसके बाद करना चाहिए वो नहीं हो रहा है जी, यानी एप्लीकेबल जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, अपना एनेक्टमेंट होनी चाहिए वो नहीं हो रही, वो नहीं हो रहा। तो उसके लिए योगेश जी आप क्या कहेंगे लास्टली? मैं तो यही कहूंगा कि अभी जो पंडितों को निकाला गया वो सबका पुनर्वासन के लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए या नहीं कि वहां जाके आप बसो, ऐसा नहीं है। वहां उनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी अभी उनके पास नहीं है, वो उसका क्या हाल है मालूम नहीं। वहां उसके पास कोई धंधा पानी रहेगा नहीं रहेगा वो भी देखना पड़ेगा, इसीलिए इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। मैंने 2-3 पंडित जो यहाँ आके बसे हैं हमारे अहमदाबाद में, उनसे बात की तो वो बोले हम वहां जाके करेंगे क्या? यहाँ अहमदाबाद में हमारे पास कुछ धंधा है, कुछ व्यापार है, कोई बड़ी बड़ी पोस्ट पर भी है। ऐसे लोग बोलते हैं अभी वहां हम जाके करेंगे क्या? हमारे फादर की, ग्रैंडफादर की जो भी वहां पर प्रॉपर्टी थी उसका क्या हाल है अभी मालूम नहीं। हम उन लोगों ने वहां जाके देखा, प्रॉपर्टी तो है लेकिन वहां जाके बसना उनको पसंद नहीं आता है अभी। तो ये जो परिस्थिति है उसमें वहां पर ऐसा माहौल पैदा करना पड़ेगा कि वहां जाके हिंदू लोग, पंडित लोग खुशी से रहेंगे, उनका धंधा पानी भी चलेगा और कुछ हो सकता है। ऐसा एटमॉस्फेयर वहां क्रिएट करना पड़ेगा, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। जी, तो वैसे आज वक्त मिला इसीलिए जम्मू का तख्त और जम्मू कश्मीर का जो तख्त है उसके बारे में बहुत सारे हमें जानकारी दी टिटो जी ने। तो सर आप हमारे जो चैनल में आने के लिए आपका खूब बहुत बहुत धन्यवाद, और योगेश चुटगर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते रहेंगे फिर नए एक अभिगम के साथ, तब तक हमें दीजिए रजा। માય ટીવી ગુજરાતીને દરરોજ નિહાળવા માટે તમે અમારી ચેનલને યુટ્યુબ પર લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો. અને હા, બેલ આઇકનને ક્લિક કરવાનું ચૂકશો નહીં, જેનાથી આપને અમારા દરેક અપડેટ્સ મળતા રહે. સાથે સાથે અમારા ફેસબુક પેજને પણ લાઇક કરો, જેનાથી તમે અમારા દરેક કાર્યક્રમને નિહાળી શકો. તથા અમારું વેબ પેજ પણ ઉપલબ્ધ છે www.mytvgujarati.in. ટાઈપ કરી અમારા પેજ પર દરરોજના કાર્યક્રમને નિહાળી અન્ય વિગતો પણ મેળવી શકો છો. અમારી ચેનલ 24/7 આર્સ નિહાળવા માટે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પર અમારી એપ્લિકેશન ઉપલબ્ધ છે, જેના પર અમારા કાર્યક્રમ તો નિહાળી શકશો જ, સાથે સાથે ગુજરાત સહિત અન્ય રાજ્યોના સમાચાર પણ નિહાળી શકશો. તો જોડાયેલા રહો માય ટીવી ગુજરાતીની સાથે.